प्रश्न ये है कि 40 के बाद दिनचर्या कैसा होना चाहिए? 40 की उम्र के बाद हाँ। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो 40 की उम्र के बाद टाइम टेबल तो सबका होना ही चाहिए, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बड़े हो, वडील हो। दिनचर्या टाइम टेबल तो सबका फिक्स होना ही चाहिए। अपनी अपनी उम्र के हिसाब से टाइम टेबल कागज़ पर लिख लें। जैसे आपका स्कूल का, कॉलेज का टाइम टेबल होता है, पहला पीरियड इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का, तीसरा मैथ्स का पीरियड होता है ना, सारा टाइम टेबल फिक्स होता है। तो ऐसे वो तो 6-7 घंटे का स्कूल, और हमको जैसे 6 घंटे का हमने टाइम टेबल बना लिया स्कूल वालों ने, ऐसे हमको पूरा 24 घंटे का बना लेना चाहिए। तो 40 से ऊपर वाले भी अपना टाइम टेबल बना लें, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक सो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 11 तक सो जाएं, 11 से लेट नहीं करें, नहीं तो फिर शरीर पे उसका नुकसान होता है। भगवान ने दिन बनाया काम करने के लिए, रात बनाई सोने के लिए। अब आप रात को देर तक जागेंगे तो नुकसान होगा, सुबह देर तक सोते रहेंगे तो उसका नुकसान होगा। देर से उठेंगे, देर से सोएंगे तो आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, पाचन शक्ति आपकी खराब होगी। और पाचन ही तो सब चीज़ों की जड़ है। पाचन खराब हुआ, भोजन पचेगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं तो रस, रक्त, धातुएं ठीक से बनेंगी नहीं। तो धातुएं शरीर की ठीक नहीं बनेंगी तो शक्ति मिलेगी नहीं, और ताकत नहीं आएगी, चुस्ती नहीं आएगी। सारा दिन ऐसे आलसी आलसी, ऐसे बूझे बूझे से, तो ना कोई काम होगा, ना रुचि होगी, ना मन लगेगा, ना चुस्ती आएगी, तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए अपने शरीर की फिटनेस के लिए अपना टाइम टेबल बनाएं। कोशिश करें 10, 10:30, 11 तक सो जाएं, सुबह 5 बजे तक उठ जाएं, 5 या 5:30 मैक्सिमम उठ जाएं। फिर अपना नहाना धोना दिनचर्या करना, थोड़ा व्यायाम करना, फिर अपना बैठ के ध्यान करना ईश्वर का 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको समय हो, अनुकूलता हो, थोड़ा ध्यान कर लें, फिर हवन कर लें। ये काम सुबह सुबह तो निपट जाएंगे। एक बार निकल गए घर से तो फिर नहीं होते, फिर तो काम में उलझ गए सो उलझ गए। तो सुबह 4-5 बजे से लेकर 8 बजे तक, 5 से 8, इन 3 घंटों में आप ये सारे काम निपटा लें। व्यायाम भी हो जाएगा, स्नान भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, हवन भी हो जाएगा, और हवन के साथ थोड़ा एक आध मंत्र का पाठ भी हो जाएगा, स्वाध्याय भी हो जाएगा। तो इस तरह से 8 बजे तक ये सारा काम कर लें। 8 बजे नाश्ता कर लें, 8:30 तक फ्री हो गए। फिर आप अपनी प्लानिंग करें, जहाँ जाना हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, नौकरी, फिर अपनी तैयारी कर लें। शाम को लौट आए 6-7 बजे तक, फिर फ्रेश हो गए, थोड़ा 15-20 मिनट ध्यान कर लें, तो दिन भर की जो टेंशन है, थकान है, वो सारी दूर हो जाएगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा। और अपना 7:30-8 बजे डिनर कर लें, फिर 9-9:30 बजे दूध पी लें, थोड़ा जो पीना हो, और छोटे मोटे जो काम हैं वो सारे निपटा के 10-10:30 सो जाएं। तो ये टाइम टेबल होना चाहिए 40 के बाद वालों का, और इससे पहले वालों का भी थोड़ा आधा घंटा इधर उधर होगा बस, और क्या। लगभग ये दिनचर्या सबसे अच्छी है। और जो 60 के ऊपर हो जाते हैं तो उनको नींद थोड़ी कम आती है, तो नींद कम आती है तो जल्दी खुल जाएगी, 4 बजे उठ जाएं, तो 4 बजे उठ जाओ, फिर अपना आराम से भगवान का नहाना धोना करके भगवान का ध्यान करो, फिर थोड़ा सैर वैर कर निकल जाओ सैर पे। सैर पे जाना हो तो दिन में जाना चाहिए, अंधेरे में नहीं, ये ध्यान रखें, क्योंकि अंधेरे में जो है ना कुत्ते पीछे पड़ते हैं। वो कौन था, बाघ बकरी चाय वाला, उसका मालिक था ना, बाघ बकरी चाय का मालिक। पता है उसका क्या हुआ? वो सुबह वॉक पे निकला और अंधेरा था, हाथ में डंडा था नहीं, कुत्ते पीछे पड़ गए। वो बेचारा भागा अपनी जान बचाने के लिए, वो गिर पड़ा, रोड पे गिर पड़ा, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गया वो। सिर्फ इस वजह से मरा, कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। तो इसलिए ध्यान रखें, रात के टाइम कभी अकेले नहीं जाना, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, अकेले मत जाओ, 2-3 लोग साथ में जाओ। और बड़ी उम्र वाले तो ख़ास तौर से अकेले ना जाएं, या तो डंडा साथ में रखें या कोई व्यक्ति साथ में रखें जो हेल्प कर सके। तो ये ध्यान रखें, सुबह जाना हो सैर पर तो जब दिन निकल आए तो कुत्तों का आतंक फिर ख़त्म हो जाता है, अंधेरे में कुत्तों का आतंक रहता है। तो इस तरह से सावधानी रखें, अकेले नहीं जाएं, साथ में जाएं या डंडा लेकर जाएं। तो बस इस तरह से काम करें जी।
आजकल ये ओवर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब कुछ फालतू की चीज़ों पे ही हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, या कोई काम की चीज़ भी हो तो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा समय निकाल देते हैं सोचने में। तो ये कोई दोष है, या मतलब इसको कैसे दूर किया जाए? और इसके साथ ही मन की चंचलता भी होती है। आपने जैसे ध्यान में कहा कि जो कार्य करते हैं उसी में हमारा ध्यान होना चाहिए, बट वो कहना आसान है बट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कैसे कंट्रोल करें? तो जो मन की चंचलता है, मन एक ऐसी चीज है, मन एक ऐसी चीज है, वो बहुत पावरफुल है। मन की बहुत सारी शक्तियां हैं, लोग उन शक्तियों को जानते नहीं, इसलिए उसका लाभ नहीं ले पाते। तो हमें मन की शक्तियों को जानना चाहिए और उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। मन की सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प। कौन सी? आप कुछ भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं, मजबूत संकल्प होना चाहिए। मैं ये काम करूंगा, करके दिखाऊंगा। कई लोग चैलेंज करते हैं, ये कौन से खेत की मूली है, ये करेगा, हैं? शक्ल देखिए, जा नाले में मुंह धो के आ। ऐसे ऐसे लोग चिढ़ाते हैं, सच कह रहा हूं, ऐसे ही चिढ़ाते हैं ना। तो जब लोग चिढ़ाते हैं ना, तो उस समय अपनी पावर को समझना चाहिए। अच्छा, मुझे चैलेंज करते हो, करके दिखाऊंगा, मुझे चैलेंज स्वीकार है। तो फिर पूरा जोर से संकल्प करें, अब तो मैं करके ही छोड़ूंगा। जब व्यक्ति ठान लेता है कि मैं करके छोड़ूंगा, तो वो ऐसे आश्चर्यजनक काम कर जाता है जो मतलब सोचना भी मुश्किल है। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं और समाचार भी सुने हैं। ऐसे ऐसे लोग जिसकी टांग ही नहीं है, एक टांग है असली और एक नकली, नकली टांग लगा करके रेसिंग में फर्स्ट गोल्ड मेडल लेकर आए। कभी आपने सुना? ऐसे आते हैं ना किससे, टांग है नहीं बेचारे की और एक्सीडेंट में टांग कट गई, उसके बाद उसने नकली स्टील की टांग लगवाई और उसके बाद फिर प्रैक्टिस की और वो गोल्ड मेडल लेकर आया जीत में। कोई कोई तो ओलंपिक तक भी पहुंच जाते हैं। अब बताइए, दो टांग वाला बेचारा हार गया और वो एक टांग वाला जीत गया। तो ये मन की शक्ति है। तो आप मन की शक्ति का पूरा लाभ उठाएं, संकल्प करें मुझे पढ़ना है और पूरा पढ़ूंगा, ध्यान से पढ़ूंगा, इतने नंबर लाऊंगा, तो बस फिर आप पूरी ताकत लगाएंगे और आप जीत जाएंगे। तो मेरा भी बचपन से ऐसा ही स्वभाव है, जो मुझे चैलेंज कर दे तो फिर मैं छोड़ता नहीं उसको। पहले तो मैं अपने ढंग से चलता हूँ, अगर कोई मुझे चैलेंज कर दे कि आप ये काम नहीं कर सकते तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ और फिर मैं करके ही दिखाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, जब बहुत 16-18 साल की उम्र थी, तो एक व्यक्ति ने मुझे चैलेंज कर दिया, तुम कार नहीं चला सकते। मैंने कहा अच्छा, स्कूटर तो मैं चलाता ही हूँ, वो तो मुझे चलाना आता है, कार कोई बड़ी बात तो नहीं है, कार भी सीख लूँगा मैं। नहीं तुमसे कार नहीं चलेगी। मैंने कहा चैलेंज? बोला हाँ चैलेंज। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, वो कार का उसका काम था, तो मैं उसके यहाँ चला गया। फिर मैंने उससे कहा भाई मुझे कार सिखा दो। बोले ठीक है चलो, मैं जा रहा हूँ 4 किलोमीटर दूर, बैठ जाओ मेरे साथ। मैं उसके साथ बैठ गया। तो कैसे गियर लगाते हैं वो मैंने सीख लिया। स्कूटर तो मैं जानता ही था, तो कोई भारी काम तो था नहीं। तो कार का पहला गियर ऐसे लगाना, दूसरा ऐसे लगाना, तीसरा ऐसे लगाना, चौथा ऐसे। और फिर मैंने 4 किलोमीटर उसके साथ स्टीयरिंग भी संभालने का अभ्यास कर लिया। ठीक है, तो 15 मिनट में हम वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, 4 किलोमीटर। फिर वहाँ घर में उसको कुछ काम था, वो काम निपटा लिया। फिर वापस आए। जब वापस आए तो मैंने कहा अच्छा भाई अब तू इधर बैठ जा और अब मैं चलाऊँगा। बोला तू ठोक देगा, अभी पहला ही तो दिन है। मैंने कहा मैं बहुत कॉन्फिडेंस वाला हूँ, मैं नहीं ठोकूंगा, मेरी गारंटी। तू इधर बैठ जा, मुझे यहाँ बैठने दे। तो उसने मान ली मेरी बात, तो वो बैठ गया और फिर मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा और 4 किलोमीटर वापस ठीक ठाक ले आए, एक भी जगह नहीं ठोका। फर्स्ट क्लास गाड़ी चलाई और उसका चैलेंज तोड़ दिया। जो कहता था तू कार चलाना नहीं जानता या नहीं सीख सकता, सिर्फ 15 मिनट में कार चलाना सीख लिया और 4 किलोमीटर फर्स्ट क्लास चला के लाया पहले ही दिन। तो ये है मन की शक्ति। जब आप संकल्प कर लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं।
तो आप ये संकल्प करें मुझे पढ़ना है, मन को एकाग्र करना है, इधर उधर नहीं देखना, वो कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, बस मुझे मेरा काम करना है। इस तरह आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे आप पढ़ाई में करो, संगीत में करो, किसी इंजीनियरिंग में करो, किसी पकाने खाने में करो, किसी भी काम में करो, हर जगह कर सकते हैं। और इससे पहले वाला क्या बात थी जो मन के हैं, ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग का भी यही समाधान है कि मुझे जो सोचना है, मुझे इस टॉपिक पर सोचना है, और बस इतना सोचना है कि जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाए, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें, 2-4 बातें सोच लेनी है, बस फिर ख़त्म। फिर और ज़्यादा नहीं सोचना, उसको फिर संकल्प से ही ब्रेक लगाएंगे। जो सोचना था सोच लिया, अब क्यों उस पर खामखा टाइम खराब करूं, मेरा और काम बिगड़ जाएगा। तो जब सोचना था जितना उतना सोच लिया, फिर उसके बाद फिर दूसरा काम शुरू कर दो, तो आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। यदि आपने दूसरा काम शुरू नहीं किया, आप खाली बैठे हैं, तो फिर ओवर थिंकिंग करेंगे। तो ओवर थिंकिंग से बचने का ये तरीका है कि वो काम पूरा हो गया, फिर अपना दूसरा शुरू करो, फिर तीसरा करो, चौथा करो। काम की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, खाली कभी नहीं बैठना। 5 मिनट मिल गए, 5 मिनट को भी यूज करो, खाली नहीं छोड़ना। खाली दिमाग शैतान का घर, एक कहावत है, सुनी होगी आपने। जब आदमी बिल्कुल खाली होता है, फिर उसके दिमाग में फतूर उठता है, उल्टा सीधा विचार आएगा, फिर कोई नुकसान करने की बात सोचेगा। तो खाली बैठना नहीं, 5 मिनट खाली मिला, चलो 5 मिनट वॉक करेंगे और मन में गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, तो फालतू विचार नहीं आएगा। जब भी आपके पास कोई काम नहीं है फुर्सत में, तो अपने मन में गायत्री मंत्र का पाठ शुरू कर दें, तो फालतू विचार बंद हो जाएगा, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। या तो गायत्री पाठ में मन लगाएं या फिर काम की बात सोचें, ये उसका समाधान है। तो जैसे आपने हमें एक सल्यूशन दिया कि मन को एकाग्र रखना चाहिए, बट जीवन में कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि मान लो किसी की मृत्यु हो गई या फिर कहीं हम फेल हो गए, तो हम शायद डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे स्थितियों में मन को कैसे एकाग्र रखें या फिर उसको कैसे स्थिर रखें? तो मतलब कोई ऐसी मित्रों में, परिवार में, रिश्तेदारों में कोई ऐसी घटना हो गई जिसका हमें थोड़ा शॉक लगा, झटका लगा, किसी की मृत्यु हो गई, धंधे में, व्यापार में नुकसान हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, आदि आदि। तो ऐसी घटनाओं में हमको पहले से तैयारी रखनी चाहिए। अगर हम केवल मोटी मोटी बातें ही सोचते हैं और आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, पुनर्जन्म, बंधन, मुक्ति हैं, इन बातों पर नहीं सोचते, तो फिर ऐसी स्थिति में वो घटनाएं हमको ज़्यादा प्रभावित करेंगी। उनके प्रभाव से बचने के लिए हमको ये सारी बातें सीखनी पड़ेंगी कि मैं कौन हूँ। चलिए बताइए, मैं कौन हूँ, शरीर या आत्मा? आत्मा। क्या आत्मा उत्पन्न होता है? नहीं होता। क्या आत्मा मरता है? नहीं मरता। क्या शरीर पैदा होता है? होता है। क्या शरीर मरता है? मरता है। क्या शरीर में घिसावट होती है? होती है। तो ये बातें भी हमको थोड़ी थोड़ी रोज सोचनी चाहिए। ये नॉलेज भी हमारे अंदर होना चाहिए कि शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, उसके बाद तो जाएगा ही, कोई 1000 साल तो जीने वाला नहीं। तो शरीर तो जाएगा, उम्र बढ़ेगी, धीरे धीरे 40-50 के बाद घिसावट आएगी, शक्ति घटेगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब हम रोज इन चीज़ों का अभ्यास करते रहेंगे, तो जिस दिन ऐसी कोई घटना होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, किसी की डेथ हो गई, तो उस दिन झटका नहीं लगेगा आपको और आप संभाल लेंगे अपने आप को कि हम रोज़ तो सुनते ही हैं, ये शरीर तो टूटने ही वाला है, एक ना एक दिन तो टूटेगा ही, एक ना एक दिन तो नष्ट होगा ही, और इसमें घिसावट तो होती ही है। हमारे पास सब तरह की उम्र वाले बैठे, देखो ये छोटे बच्चे बैठे हैं, फिर ये बड़े वाले आ गए, फिर और बड़े वाले आ गए, वो बड़े लोग बैठे। तो हम सबका अध्ययन करें तो हमें पता चल जाएगा कि शरीर में परिवर्तन होता है, उम्र के हिसाब से होता है। तो इन बातों को भी हम थोड़ा थोड़ा दोहराते रहेंगे, तो उस घटना के होने पर हमको झटका नहीं लगेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। जिस घटना के लिए आप मानसिक रूप से पहले से तैयार हैं,
कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप पहले से तैयार हैं तो उस घटना के होने पर आपको झटका नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा, ये क्या हुआ। जब लोगों के साथ ऐसी घटना होती है और उनको झटका लगता है तो उन्हीं को लगता है जिन्होंने ऐसा पहले कभी सोचा ही नहीं, पहले कभी तैयारी ही नहीं की। जब वो पहली बार घटना सामने आती है तो खूब दुखी होते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर लोग उनको समझाते हैं, भाई तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। फिर वो कहता है, मैं क्या बताऊं, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। अब उसकी हालत खराब हो जाती है। भाई तुमने पहले ऐसा नहीं सोचा था, इसीलिए तो आज तुम्हारी हालत खराब हुई। अगर पहले से सोचा होता और मानसिक तैयारी की होती तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। तो उस घटना से, शौक से बचने का ये रास्ता है। इन बातों को भी थोड़ा थोड़ा जानें, सीखें, अभ्यास करें, दिमाग में रखें। ये तो संसार है, यहाँ तो होता ही रहता है। फिर मैं तो आत्मा हूँ, मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं, ना मैं घटता हूँ ना मैं बढ़ता हूँ। शरीर घटता है, शरीर बढ़ता है, शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। शरीर मरने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मेरा एक शरीर छूट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। जैसे गीता में आपने सुन रखा है, हम पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, नए पहन लेते हैं। बताओ क्या तकलीफ है। पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनने में कष्ट होता है क्या? नहीं होता ना। तो ऐसे ही शरीर भी तो कपड़ों की तरह ही, पुराना शरीर हो गया, घिस गया, छोड़ दिया, दूसरा नया मिल गया, तो इसमें क्या तकलीफ है। तो ऐसे तैयारी करेंगे तो आप खुद को बढ़िया मेंटेन कर लेंगे, कोई झटका नहीं लगेगा, मस्त रहेंगे। जी फॉलोअप सवाल था इस हाँ पे। बोलिए। साइंस में ऐसा कहा गया है कि आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसा होता है। तो अगर हम खुद की ऐसी तैयारी करें कि चलो कभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, कभी मेरी माताजी की हो जाएगी, ऐसा अगर हम नेगेटिवली भी सोचें, चलो पॉजिटिवली भी सोचें, तो ये या तो जल्दी भी हो सकता है या देरी से भी हो सकता है। तो क्या ये गलत नहीं होगा? ये साइंस का विचार गलत है। कैसे गलत है? वो ये कह रहे हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। अगर हम ये सोचें मेरे पिताजी की मृत्यु नहीं होगी तो क्या 1000 साल तक नहीं होगी? वो तो फिर भी होगी। आप वैसा सोचो, कैसा भी सोचो, वो तो सृष्टि का नियम है, वो तो होएगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये कहना गलत है कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो वैसा ही होगा, हम नहीं सोचेंगे तो भी होगा, वो तो नियम है सृष्टि का। तो ये बात झूठ हो गई। दूसरी बात, वो कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अब मुझे ये बताओ, कौन व्यापारी है जो ये सोचता है कि मुझे धंधे में नुकसान हो जाए, फिर भी नुकसान होता है? सब सोचते हैं मुझे फायदा होना चाहिए, फिर सबको फायदा होता है? तो उनकी बात झूठ हुई ना, कि हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तो ऐसा नहीं है, जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। ये बात को अलग दृष्टिकोण से सुनिए। ये बात आधे अंश में ठीक है, और जिस अंश में वो कह रहे हैं वो गलत है। आधे अंश में ये बात सही भी है। अगर जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि मन के अंदर बहुत ताकत है, शक्ति है संकल्प की, तो ये वो बात है। अगर आप संकल्प करेंगे कि मैं क्लास में फर्स्ट आ सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो आप फिर उतनी मेहनत भी करेंगे, और जब आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ना, फिर तो आएगा रिजल्ट। मेरी क्लास में बहुत से लोग पढ़ते थे, तो मैंने संकल्प किया मुझे फर्स्ट आना है, फिर मैंने जम के मेहनत की, मैं फर्स्ट आ गया। आपने संकल्प किया मुझे सीए करना है, अगर आप संकल्प नहीं करते तो आपकी सीए नहीं होती। आपने संकल्प किया मुझे ये कंप्यूटर में मास्टर बनना है, आपने पूरी जान लगा दी तो आप बन गए। तो ये है मन की शक्ति। अगर आप इस तरह से पॉजिटिव सोचेंगे और मेहनत करेंगे उस हिसाब से तो वो काम हो जाएगा, पर सृष्टि नियम के विरुद्ध नहीं होगा, वो तो सृष्टि नियम है ही है। और दूसरी बात, यदि आप नेगेटिव सोचेंगे, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, ये सब लोग समझदार हैं, मैं तो पागल हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये नहीं करनी चाहिए। ये नहीं करनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि हाँ मुझ में इतना स्किल है तो इतना तो मैं कर सकता हूँ। बाकी सारे लोग आईपीएस नहीं होते, सारे आईएएस नहीं बनते, सारे डॉक्टर नहीं बनते, सारे इंजीनियर नहीं बनते, सारे पायलट नहीं बनते, वो तो सही बात है। पर अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता, अपनी रुचि, अपना सामर्थ्य को देखो कि हाँ ये काम तो मैं कर सकता हूँ, बस उस तरह से सोचना चाहिए। ये बात ठीक है।
और वो गलत है कि जो मैं सोचूंगा तो वही होगा, ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। कोई व्यापारी नहीं सोचता कि मुझे नुकसान हो जाए, फिर भी नुकसान होता है व्यापार में। कोई नहीं सोचता मेरा दिवाला पिट जाए, फिर भी दिवाले पिटते हैं। और कोई नहीं सोचता कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए फिर भी होते हैं। कोई चाहता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए? कोई भी नहीं चाहता, फिर भी हो जाते हैं। तो इस एंगल से उनकी बात ठीक नहीं है। तो समय को ध्यान में रखें। और कितने प्रश्न बचे आपके? और भी हैं? हमारे पास कल का दिन और भी है कल आएंगे? हाँ चलो, कोशिश करो। अब आप कहेंगे हम कोशिश करेंगे, तो कोशिश करना भी, खाली कह के नहीं छोड़ देना। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप आ जाएंगे, ठीक है? तो हमारा थोड़ा ही काम बचा है। मैं भी कल का दिन हूँ यहाँ पर, तो आप लोग भी आइए, ये लोग भी आ जाएंगे। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम जीत जाएंगे जरूर। बचा हुआ काम कल पूरा कर लेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बोलना है आपको, बोलो। जब भी हम हवन करते हैं तो हमको हवन करने का टाइम नहीं मिलता। तो अगर हम हवन करें तो टाइम नहीं मिलता, तो टाइम कैसे मिलेगा? अच्छा, आपको टीवी देखने का टाइम मिलता है? मिलता है? हाँ, देखो टीवी का टाइम मिलता है। के बाद होगी। खेलने का टाइम मिलता है? हाँ, नहीं, खाली थोड़ी देर। थोड़ी देर खेलने का टाइम मिलता है? नहीं, बहुत देर। जितनी देर भी मिलता है ना, तो आप खेलते हैं, खाना भी खाते हैं, और स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं। तो सारा टाइम मिलता है, तो हवन का क्यों नहीं मिलता है? देखो, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप जिस काम को करना चाहते हैं, क्या बोला? बोलो। जिस काम को करना चाहते हैं उसके लिए टाइम मिल जाएगा। बस आपने पूछा ना, हवन का टाइम नहीं मिलता तो कैसे मिलेगा? मैंने उत्तर दिया कि अगर आप चाहेंगे तो टाइम मिल जाएगा, आप चाहते ही नहीं तो टाइम नहीं मिलता। थोड़ी आवाज़ कम करें, इसकी सीटी मार रही। आप जिस काम को करना चाहेंगे कि मुझे ये करना है, मेरी बहुत इच्छा है, तो आपको टाइम मिल जाएगा। आप दो काम छोड़ के इधर से उधर से कहीं ना कहीं से टाइम खींच लेंगे। अच्छा, खाने का टाइम मिलता है, लोगों को एक एक घंटा फ़ोन पे गप्पे मारने का टाइम मिलता है, वीडियो देखने का टाइम मिलता है, फेसबुक पे टाइम मिलता है, इंस्टाग्राम पे टाइम मिलता है, व्हाट्सएप पे खूब टाइम मिलता है। हवन का क्यों नहीं मिलता है? आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। अपने पापा से कहो, पिताजी से कहो, हमको हवन करना है। सुनो मेरी बात, अपने पिताजी से कहो हमको हर रोज़ हवन करना है, बस। तो फिर वो भी कहीं ना कहीं से टाइम निकालेंगे। सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, जब भी होगा इधर से उधर से कहीं ना कहीं से समय निकालेंगे। जब आप कहते हैं हमको खाना है, तो आपके खाने की व्यवस्था करते हैं कि नहीं? ओ बिटिया सुनो, जब आप कहते हैं हमको भोजन खाना है, तो आपके खाने की व्यवस्था करते हैं या नहीं? हमको पढ़ना है, तो स्कूल जाना है, तो स्कूल की व्यवस्था करते हैं या नहीं? तो जब आप कहोगे हमको हवन करना है, तो हवन की भी कर देंगे। बस आप मजबूत बनो कि हमको हवन करना है, हो जाएगा, ठीक है? चलो, अब बात बाकी कल करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ, आपस में भी नमस्ते करेंगे। धन्यवाद।